कहते हैं अति सर्वत्र वर्जेत, मतलब किसी भी चीज की हद से ज्यादा होना ठीक नहीं। आज की हमारी चर्चा कुछ इसी विचार के आसपास है। विषय है यूक्रेन युद्ध और इसके कारण रूस का जो वैश्विक प्रभाव है वो कैसे घट रहा है। हमारे पास एक काफी विस्तृत लेख है जो बताता है कि कैसे ये युद्ध जो फरवरी 2022 से चल रहा है उसने रूस के संसाधनों को निचोड़ सा लिया है और वैश्विक मंच पर उसकी जो स्थिति थी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। खासकर जो लोग यूपीएससी मेंस या प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई दुनिया के शक्ति संतुलन को कैसे बदल रही है। देखिए, लेख का जो मुख्य तर्क है वो ये कि रूस एक ही समय पर कई जगहों पर असरदार ढंग से मौजूद नहीं रह पा रहा। सही है। और ये हालत कुछ सोवियत संघ के अफगानिस्तान वाले अनुभव की याद दिलाती है। तो चलिए इस विश्लेषण को थोड़ा खोलते हैं। लेख की शुरुआत होती है मूल समस्या से, जिसे कहते हैं अति विस्तार या ओवर एक्सटेंशन। हाँ, ओवर एक्सटेंशन। यूक्रेन युद्ध ने रूस की जो महत्वाकांक्षाएं थी और जो उसकी सीमाएं हैं दोनों को ही उजागर कर दिया है। स्रोत कहता है कि रूस अपने रूसी मीर मतलब रशियन वर्ल्ड उसका जो प्रभाव क्षेत्र है उसे बचाने में भी संघर्ष कर रहा है। दूर के सहयोगियों की मदद तो और भी मुश्किल हो गई है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक इतना लंबा खिंचने वाला युद्ध किसी देश के संसाधन और उसका ध्यान उसे इस कदर बिखेर देता है कि वो अपनी बाकी की जो भू राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभा नहीं पाता। लेख के हिसाब से ये बिल्कुल अति विस्तार का एक क्लासिक मामला लग रहा है। स्रोत इसके लिए कई उदाहरण भी देता है, जैसे पहला सीरिया का मामला। लेख याद दिलाता है कि 2015 में रूस ने कैसे दखल देकर बशर अल असद के शासन को बचाया था। हाँ, वो एक बड़ी सफलता मानी गई थी पुतिन की। सही। लेकिन 2024 में क्या हुआ? जब एचटीएस जैसे विद्रोही गुटों ने हमला किया तो असद का शासन तो ताश के पत्तों की तरह ढह गया और असद को मॉस्को भागना पड़ा। हाँ, और लेख के मुताबिक रूस यूक्रेन में इतना फंसा हुआ था कि वो कोई असरदार मदद भेज ही नहीं सका। तो इसका रूस के मध्य पूर्व प्रभाव पर क्या असर देखते हैं आप? देखिए, स्रोत के नजरिए से तो सीरिया का ये पतन रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये साफ दिखाता है कि अब रूस शायद अपने सहयोगियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, खासकर जब वो खुद किसी बड़े युद्ध में उलझा हो। बिल्कुल, जब खुद ही फंसा हो। और ये पैटर्न सिर्फ मध्य पूर्व तक ही नहीं है शायद। लेख कॉकेशस में आर्मेनिया का उदाहरण देता है। वो रूस के नेतृत्व वाले CSTO का सदस्य है। हाँ, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। और वो अजरबैजान के खिलाफ सुरक्षा के लिए मॉस्को पर ही निर्भर था। लेकिन 2023 में जब अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख पर कब्जा किया तो लेख बताता है कि रूसी शांति सैनिक वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, बिल्कुल निष्क्रिय रहे एक तरह से। जबकि रूस तो 1997 की मैत्री संधि और CSTO संधि के अनुच्छेद 4 के तहत आर्मेनिया की रक्षा के लिए बाध्य था, है ना? हाँ, संधि के अनुसार तो था, पर यूक्रेन के चलते वो ऐसा कर नहीं सका। ये स्थिति एक बहुत अहम सवाल उठाती है। ऐसे सुरक्षा गठबंधनों का फिर मतलब ही क्या रह जाता है अगर जो मुख्य शक्ति है वही अपनी बात पूरी ना कर पाए? सही बात है। और लेख ये भी इशारा करता है कि आर्मेनिया का हथियारों के लिए फ्रांस और भारत की तरफ देखना ये रूस के प्रभाव क्षेत्र में एक बड़ी दरार का संकेत है। और दूसरी तरफ तुर्की अजरबैजान के लिए ज्यादा भरोसेमंद साथी साबित हुआ। यहाँ एक विडंबना भी है, जैसा लेख में है। यूक्रेन युद्ध का एक मकसद बताया गया था नेटो के विस्तार को रोकना। हाँ, ये कहा गया था। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल हो गए। इससे तो रूस के साथ नेटो की सीमा और लंबी हो गई। ये उत्तरी यूरोप में रूस के प्रभाव में सीधी गिरावट का संकेत है। स्रोत तो यही मानता है। लेख मध्य एशिया की भी बात करता है। एक समय था जब वहां रूस का दबदबा था। अब वहां तुर्की, चीन अपने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए और यूरोपीय संघ का प्रभाव बढ़ रहा है। हाँ, चीन का प्रभाव तो बहुत तेजी से बढ़ा है। और लेख का तर्क है कि रूस जो अब आर्थिक रूप से चीन पर काफी निर्भर होता जा रहा है, 2023 में उनका व्यापार $240 बिलियन का था, वो इस बढ़ते प्रभाव का मुकाबला नहीं कर पा रहा। सही। यहाँ तक कि ईरान, जिसने यूक्रेन में रूस को ड्रोन वगैरह दिए, उसे भी जब जून 2025 में कथित तौर पर इजरायली या अमेरिकी हमले हुए तो रूस से सिर्फ क्या कहते हैं कूटनीतिक निंदा ही मिली, कोई ठोस मदद नहीं। मतलब बस बयानबाजी। हाँ, बस वही। अच्छा, अब जरा यूक्रेन की जमीनी हकीकत पर आते हैं। लेख ये सवाल भी उठाता है, क्या रूस वाकई जीत रहा है? ये बड़ा सवाल है। वो दक्षिण पूर्व में आगे तो बढ़ रहे हैं पर बहुत धीमी रफ्तार से, और नुकसान बहुत भारी।
मध्य 2025 तक करीब 2.5 लाख मौतों का अनुमान है। 2.5 लाख, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, एक यूक्रेनी प्रवक्ता के हवाले से लेख कहता है कि जिस रफ्तार से वो बढ़ रहे हैं, डोनेट्स्क क्षेत्र की सीमाओं तक पहुंचने में दशकों लग सकते हैं। तो इसे किस तरह की जीत माना जाए? देखिए, स्रोत का विश्लेषण तो यही कहता है कि अगर इसे जीत मान भी लें तो ये एक बहुत बहुत महंगी जीत होगी। मानवीय कीमत, आर्थिक कीमत, रणनीतिक कीमत सब बहुत ज्यादा है। और ये भी दिखाता है कि शायद रूस ने पश्चिमी देशों के संकल्प और यूक्रेनी प्रतिरोध का सही अंदाजा नहीं लगाया था। उनकी जो शुरुआती धारणाएं थीं वो गलत साबित हुई। और यहीं पर लेख वो ऐतिहासिक तुलना सामने लाता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, सोवियत संघ का अफगानिस्तान वाला अनुभव 1979 से 89 तक। हाँ, अफगानिस्तान। स्रोत बताता है कि उस युद्ध ने भी सोवियत संसाधनों को खत्म कर दिया था, सहयोगियों को दूर कर दिया था और आखिर में सोवियत संघ के पतन में भी उसकी एक भूमिका थी। क्या ये समानताएं वाकई इतनी गहरी हैं? लेख के अनुसार तो समानताएं काफी चिंताजनक हैं। वही अति पहुंच, भारी कीमत, यूक्रेन में हताहतों की संख्या तो अफगानिस्तान से कई गुना ज्यादा बताई जा रही है। अच्छा। हाँ, सहयोगियों का हाथ से निकलना, सीरिया, आर्मेनिया, प्रभाव क्षेत्र का सिकुड़ना जैसे नेटो का विस्तार, मध्य एशिया में दूसरे देशों का बढ़ता प्रभाव। स्रोत का तर्क है कि रूसी मीर का ये जो विखंडन दिख रहा है वो कुछ हद तक सोवियत ब्लॉक के टूटने जैसा ही लग रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? ये लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यूक्रेन युद्ध रूस के वैश्विक प्रभाव को गंभीर रूप से कम कर रहा है और रूस आज वैसी ही चुनौतियों का सामना कर रहा है जिन्होंने कभी सोवियत संघ को कमजोर किया था। यूपीएससी उम्मीदवारों और वैश्विक राजनीति में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए ये सारे घटनाक्रम समझना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। बिल्कुल। और ये विश्लेषण एक महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाता है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या यूक्रेन सचमुच रूस के लिए अफगानिस्तान 2.0 बनता जा रहा है जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है? और अगर हाँ, तो रूस की वैश्विक स्थिति और शायद उसकी आंतरिक स्थिरता के लिए इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? इस पर विचार करना जरूरी है।